नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तावना का पहला पार्ट है जिसमें हम आप लोगों को प्रस्तावना के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जबकि प्रस्तावना के अंतर्गत जो कल वीडियो आएगा उसमें भी आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है और आधार क्या है। तो प्रस्तावना का जो स्रोत है, स्रोत से भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखना, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके आधार पर यदि बात करते हैं तो प्रस्तावना का आधार, क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, किंतु किन्हीं कारणोंवश या उस दिन पारित नहीं हो पाया और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अब प्रस्तावना पर आते हैं। प्रस्तावना का जो पहली लाइन है, प्रस्तावना की पहली लाइन, हम भारत के लोग, या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम भारत के लोग जैसे शब्द भारतीय संविधान में कहाँ लिखे हैं। तो याद रखना, ये शब्द प्रस्तावना में लिखे हैं और इसके आगे भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये याद रखना सीरियल से, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। उसके बाद न्याय की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। न्याय, इससे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 38 में, मतलब कहने का मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा प्रस्तावना में भी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे शब्द कहाँ कहाँ लिखे हैं। उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कि प्रस्तावना, डीपीएसपी और संविधान के भाग 2, 3 में, संविधान के भाग 4, 5 में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना और डीपीएसपी में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जबकि स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उनका कभी कभी सीरियल भी पूछ लिया जाता है। तो सीरियल से याद रखिएगा, सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 विश्वास की स्वतंत्रता, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता और नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, एक को हटा लेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ध्यान रखना, ये चारों सीरियल से भी याद रखना। उसके बाद समानता की बात करते हैं। इससे संबंधित स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 19 है। जबकि समानता की बात करते हैं तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। पहला, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात प्रस्तावना में की गई है। इससे संबंधित यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 16, 17 और 18 में भी समानता की बात की गई है। तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना क्या है, यह 3 बिंदु वो से स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान या कानून के उद्देश्य जहाँ पर लिखे रहते हैं, जहाँ पर किसी संविधान या कानून के उद्देश्य लिखे रहते हैं उसे प्रस्तावना कहते हैं। नंबर दूसरा, संविधान का विस्तार
कहाँ कहाँ तक है, अर्थात संविधान में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी प्रस्तावना में वर्णित होता है। और तीसरा पॉइंट, जब संविधान या कानून बनाया गया और वह कब से प्रभावी हो रहा है, अर्थात कब से उसे लागू किया जा रहा है, उसकी तारीख क्या थी, उसके बारे में भी जानकारी प्रस्तावना में वर्णित होती है। उसके बाद आ जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू द्वारा पेश किया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन यह भी उठता है कि प्रस्तावना को प्रारूप समिति ने कब स्वीकृति प्रदान की, तो ध्यान रखना फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी, जबकि संविधान निर्मात्री सभा ने इसे 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार किया था। ध्यान रखना 17 अक्टूबर 1948 को। अब बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। कौन कौन से, तो प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया, तो प्रस्तावना के पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना के पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जबकि प्रस्तावना के छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के किस पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तो ध्यान रखना प्रस्तावना के छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद क्वेश्चन यह उठता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस संबंध में दो प्रमुख वाद सामने आते हैं। पहला वाद बेरूबारीवाद जो 1960 में आया था। कौन सा, बेरूबारीवाद 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में प्रस्तावना को मान्यता नहीं दी थी। कहने का मतलब यह है कि संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बेरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है और सिर्फ प्रेरणा स्रोत है। इसके रहने या न रहने से संविधान के उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बेरूबारीवाद में कहा गया था। दूसरा वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद कब अस्तित्व में आया, तो 1973 में। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी पीठ भी कही जाती है क्योंकि इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी। उसके बाद देख लेते हैं पूर्व निर्णय। इस वाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के निर्णय अर्थात बेरूबारीवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और उसे बदलते हुए 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं उद्देशिका। तो उद्देशिका के अंतर्गत 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला, सत्ता का स्रोत क्या है। कहने का मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत सत्ता का स्रोत क्या है। संविधान में प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है जो पुष्ट करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। अर्थात
भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के माध्यम से किया गया। NN शाह ने कहा था यह शब्द उचित नहीं है क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई। किसने कहा? NN शाह ने कहा यह शब्द उचित नहीं है क्योंकि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा नहीं चुनी गई थी। इसी का खंडन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि प्रस्तावना इस बात को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर देती है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और संविधान सभा संपूर्ण जनता की तरफ से इस बात को घोषित करती है। फिर से देख लेते हैं। NN शाह की बात को खंडन करते हुए अंबेडकर जी ने कहा कि प्रस्तावना इस बात को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर देती है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और संविधान सभा संपूर्ण जनता की तरफ से इसे घोषित करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट राज्य और सरकार के स्वरूप को दर्शाता है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख शब्दों को समझना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पहला पॉइंट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वयं के आंतरिक मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है स्वयं के आंतरिक मतलब संप्रभु। संप्रभु का अर्थ स्वयं के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हो। यहाँ पर एक अपवाद भी उठता है कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल की नियमावली में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे भारत की संप्रभुता पर कोई आंच आ सके और उसके अतिरिक्त भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ भी सकता है। दूसरा पॉइंट समाजवादी। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? दूसरा प्रस्तावना के अंतर्गत ही प्रस्तावना में समाजवादी अवधारणा को लिया गया है, जिसमें समाजवाद का अर्थ क्या होता है? भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है या नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में समाजवादी जैसे शब्द को जोड़ा गया था, यह भी ध्यान रखना है। समाजवादी इसके अंतर्गत 3 प्रमुख व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे देख लेते हैं। समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। जबकि इसी का एक अन्य रूप साम्यवादी व्यवस्था होता है। इसमें राज्य का नियंत्रण अत्यंत कठोर हो जाता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता का नियंत्रण होता है और राज्य का अपेक्षाकृत कम होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना नियंत्रण जनता का होता है उससे अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राज्य का होता है। समाजवादी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। LPG मॉडल 1991 में आया था, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजवाद थोड़ा पूंजीवाद और उदारीकरण की ओर झुक जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका गणतंत्र। गणतंत्र 2 प्रकार का होता है, पहला राजशाही गणतंत्र और दूसरा प्रत्यक्ष गणतंत्र। तो राजशाही गणतंत्र, इसमें उत्तराधिकारी का जो चयन होता है वह वंशानुगत होता है,
जैसा कि ब्रिटेन में होता है। और प्रत्यक्ष गणतंत्र का अर्थ है जिसमें राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लोकतांत्रिक, प्रस्तावना में एक शब्द देखने को मिलता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें लोकतंत्र का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके 4 प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला परिप्रेक्षा, परिप्रेक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के जो प्रमुख होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है, पहल के माध्यम से किया जाता है। और प्रत्याशी को वापस बुलाने का जो कार्य होता है वह भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत ही संभव हो पाता है। चौथा जनमत संग्रह के आधार पर, यहाँ पर यह नहीं होता है कि एक बार सरकार चुन जाने के बाद, एक बार किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है उसके बाद उसे वापस भी बुलाया जा सकता है, किसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र में चुने गए लोग सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम आप लोगों को प्रस्तावना के जो अन्य प्रमुख तत्व या प्रमुख अर्थ बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।